लेकिन यदि मुख्य रूप से बात करें तो वह 44 होती है। तभी 4 संयुक्त व्यंजन छोड़े थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार ठाउदारा से और पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म में एग्ज़ाम रिलेटेड में मैं आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। सभी ठीक हैं भाई। देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो वर्णमाला का चैप्टर चल रहा था, तो वह वर्णमाला का चैप्टर समाप्त हो चुका था। पिछली वीडियो में आपको बता दिया था और 5 ही वीडियो के अंतर्गत हमने वर्णमाला समाप्त की थी। और वर्णमाला से संबंधित इन 5 वीडियो के अंतर्गत जितना आपने पढ़ा था, यह इससे हटके भी जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन जो राज्य स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं के जैसे या उन्हीं के आधार पर मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप 5 ही वीडियो को अच्छे से पढ़कर आएंगे और उसके बाद में टेस्ट की तैयारी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सारी वीडियो के अंतर्गत जैसे ही आप कोई एक चैप्टर समाप्त करेंगे तो उस चैप्टर के अंत में समाप्त होने के बाद में आप टेस्ट करेंगे उसका। जैसे कि आपने वर्णमाला से संबंधित 5 वीडियो पढ़ी, उन 5 वीडियो के अंतर्गत आपने सभी पॉइंट क्लियर करें, तो उसी वर्णमाला से संबंधित हम यहाँ पर 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे। और इन 50 क्वेश्चनों के अंतर्गत आप अत्यधिक क्वेश्चन पढ़ रख सकते हैं जो इसके जैसे दे रखे हों, यानी कि इन्हीं के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देखें, पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देखें कि पहला क्वेश्चन जो दे रखा था, तो पहला क्वेश्चन था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो मैंने बात की थी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है तो वह वर्ण कहलाती है। ऑप्शन आप देख रहे हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण कहलाती है। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यदि देखें कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी में यदि मूलतः वर्णों की हम बात करें तो ऑप्शन आपके सामने थे 52, 50, 40 या 46। तो यहाँ पर पॉइंट आप देखें तो इसका जो आंसर होगा जिसमें हिंदी में पूछे गए तो वह 46 होती है, क्योंकि वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों की संख्या तो 52 होगी, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन छोड़े गए और जिसमें 2 अयोगवाह स्वरों का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें इन 6 को छोड़कर हिंदी भाषा के अंतर्गत मात्र 46 वर्णों का ही प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा था हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वह ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं तो उन्हें स्वर कहा जाता है, और जो अस्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, जिसमें स्वर लिखा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होगी। अब बात करेंगे संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर हिंदी में जो वर्णों की संख्या होगी, तो ऑप्शन आपके सामने हैं 36, 44, 48 या 53। तो यहाँ पर यदि हम बात करें संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, तो जो मुख्य रूप से यहाँ पर बताई गई तो वो 44 होते हैं। अर्थात हिंदी के अंतर्गत वर्णों की संख्या तो 46 होती है, लेकिन यदि मुख्य रूप से बात करें तो वह 44 होती है। अब जैसा कि आपने हिंदी के अंतर्गत अभी 4 संयुक्त व्यंजन छोड़े थे, ऐसे ही 2 अयोगवाह स्वर छोड़े थे। इसी प्रकार से 2 यहाँ पर उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की बात की गई, क्योंकि द्विगुण व्यंजनों का जो प्रयोग किया गया था तो वो स्पर्श व्यंजन के 2 वर्णों के अंतर्गत नुक्ता बिंदु लगाने से किया गया था, जिसमें इन दोनों वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वह
44 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अग्र स्वर नहीं है। अब ऑप्शन आपके सामने हैं, छोटा ए, छोटी ई, छोटा ए या बड़ा ए। तो यदि आप देखें निम्न में से अग्र स्वर नहीं है, तो अग्र स्वर जो नहीं दे रखा था, तो अग्र स्वरों की संख्या 4 होती है, जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए या बड़ा ए आता है। ये चारों ही अग्र स्वर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटी ई के स्थान पर छोटा ए दे रखा था, बड़ी ई के ऑप्शन जो दे रखे थे यहाँ पर, तो ए, छोटी ई, छोटा ए, बड़ा ए, अर्थात ये तीनों स्वर तो अग्र स्वर कहलाएंगे। लेकिन ये वाला जो होगा वो अग्र स्वर नहीं होगा, क्योंकि इसे मध्य स्वर कहा जाता है। छोटे ए को जो कहा जाता है वो मध्य स्वर कहा जाता है। और इसकी जो व्याख्या की गई थी, तो वह व्याख्या जीव के आधार पर की गई थी। ऐसे ही आगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में जो स्वरों के प्रकार बताएं तो वो 3 होते हैं, जिसमें नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो इन 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 7, हिंदी में अनुस्वर और विसर्ग क्या हैं। अर्थात यदि हम बात करें तो ये जो होगा तो वह अनुस्वर कहलाता है, ये जो होता है वह विसर्ग कहलाता है। और इन दोनों को ही अयोगवाह स्वर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर अयोगवाह होगा। आगे दर्शाया गया क्वेश्चन नंबर 8 में जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका राइट आंसर दे रखा था इसमें प्लुत स्वर, क्योंकि बताया कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय केवल एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और जिनमें 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और जिसमें ह्रस्व या दीर्घ से अधिक समय लगता है तो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। ऐसे ही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन स्वर नहीं है। तो आप देख रहे हैं छोटा है, छोटा ऊ, उए, छोटा है, अर्थात छोटा है या छोटा ऊ या छोटा ए तो स्वर होंगे, लेकिन जो उए दे रखा था वह स्वर ना होकर व्यंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 देखेंगे कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर के भेद कितने होते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 में दर्शाया गया कि वह उच्चारण के आधार पर जो स्वरों को बांटा गया है जीभ के अंतर्गत, तो जीभ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। राइट आंसर जो होगा 3 होगा, जिसमें नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। आगे देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं होती। तो वे ध्वनियाँ जो स्वरों के उच्चारण के बिना उच्चारित नहीं होती, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ जो स्वरों के अलावा बोली नहीं जाती हैं, तो उन्हें व्यंजन कहा जाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से एक स्पर्श व्यंजन है। अर्थात यदि हम बात करें स्पर्श व्यंजन क्या है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में बड़ा श दे रखा था जिसे उष्मीय व्यंजन कहा जाता है। सी ऑप्शन में ले दे रखा था जिसे आप समझ रहे हैं कि बड़ा श का जो उच्चारण स्थान के अंतर्गत जाएं तो तालव्य होगा। अर्थात बड़ा श जो होगा यहाँ पर, तो बड़े श को उष्म व्यंजन कहा जाता है, ले को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है और है को भी
उष्म व्यंजन कहा जाता है, लेकिन 6 जो होगा वह स्पर्श व्यंजन होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखें कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमा अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है। अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जिसके प्रत्येक पंचमा अक्षर को अनुनासिक कहा जाता है। अर्थात जो पंचमा अक्षर होता है तो उसे अनुनासिक कहा जाता है। अर्थात जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर अनुनासिक होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यदि हम बात करें अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे, तो देखो ये ऑप्शन में दे रखे थे, बड़ा से, छोटा से, कोमा है, तो इन्हें अंतस्थ नहीं कहा जाता, अर्थात इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। ऐसे ही 6, 13, ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसका आंसर सी ऑप्शन में देखेंगे, ये रे लेब, अर्थात ये कोमा रे कोमा ले कोमा बे को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि तीनों से, अर्थात बड़ा से, 66 कोण या छोटा से और है व्यंजन है, अर्थात इन्हें कौन सा व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन या उष्म व्यंजन या स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। तो इसका सही आंसर उष्म व्यंजन या कह सकते हैं उष्मीय व्यंजन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो देखो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, जिसमें डे कोमा ले, इन दोनों के नीचे नुक्ता बिंदु लगने से वह उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है, अर्थात उत्क्षिप्त क्या होंगे। तो अभी आपने पढ़े ले के नीचे नुक्ता बिंदु, ऐसे ही ढह के नीचे भी नुक्ता बिंदु, इन दोनों को उत्क्षिप्त कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, पढ़ाई में, खतरा में, जफर में। अर्थात आप देखें तो इस उत्क्षिप्त व्यंजन का जो प्रयोग किया गया है तो वो पढ़ाई शब्द में किया गया है। अर्थात इसमें 17 क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो वह है पढ़ाई में। ऐसे ही गे वर्ण किस वर्ण के योग से बना है, तो जो गे वर्ण दे रखा था संयुक्त व्यंजन, तो ये जय प्लस उए से मिलकर बना है, जय प्लस के उए से मिलकर बना है, जिसका सही आंसर बी ऑप्शन में होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19, कंठीय ध्वनियाँ हैं, अर्थात कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ए ऑप्शन में लिखा है, आप देखें तो ए ऑप्शन में चे, छे, जय या झ। आप यहाँ देखते रहें बोर्ड पर कि ए ऑप्शन में चे, छे, जय या झ दे रखा था, जिसमें यदि बात करें कि ध्वनियाँ कौन सी होंगी, तो चे, छे, जय का जो उच्चारण स्थान होता है तो वह तालव्य कहलाता है। बी ऑप्शन में दिया है कै, खे, गे, घे, जो राइट आंसर है। अर्थात कै, खे, गे, घे का जो उच्चारण स्थान होगा तो वह कंठीय कहलाता है। यदि आप सी ऑप्शन में देखें तो टे, ठे, ढे दे रखे थे, जिसमें उच्चारण स्थान मूर्धन्य होगा टे, ठे, डे, ढे का, ऐसे ही कोई नहीं। तो राइट आंसर बी ऑप्शन में था कंठीय ध्वनियाँ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, शे ध्वनि का उच्चारण स्थान है, अर्थात हम बात करें यहाँ पर शे की, तो इस बड़े शे का उच्चारण स्थान तालव्य कहलाता है। यदि हम बात करें शे षटकोण की, तो उच्चारण स्थान मूर्धा या
मूर्धन्य कहलाता है। यदि छोटे श की बात करें तो उच्चारण स्थान दंतमूल या वत्सर्य कहलाता है। आपने तीनों श का पॉइंट पढ़ा। लेकिन हमसे पूछा गया कि बड़े श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो राइट आंसर तालव्य होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21। मूर्धन्य ध्वनियां हैं। अब मूर्धन्य भी आपको बताई थी, तो बी ऑप्शन में आपके पास आंसर है टेट है, डेड है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 22 में कि तय कोमा थे कोमा दे कोमा धे कोमा से आदि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य, दंतीय, मूर्धन्य या दंतोष्ठीय। तो आपने जितने भी ये पॉइंट देखे जिनमें दे रखा था तय कोमा थे कोमा दे कोमा धे कोमा से, तो इनका उच्चारण स्थान दंतीय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर था सही वह दंतीय होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे कहलाते हैं। अर्थात जिनके उच्चारण में केवल ओठों का प्रयोग होता है तो उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहा जाता है। राइट आंसर ओष्ठीय व्यंजन होगा। ऐसे ही पॉइंट में आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो उच्चारण में कठिनाई का मतलब बताया कि पूरी तरह से काट दिया जाए। तो यदि आप ले ऑप्शन दे रखे हैं चारों ले कोमा बे धे कोमा खे, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था वह बे होगा, क्योंकि बे का जो उच्चारण स्थान कहलाता है तो वो ओष्ठीय कहलाता है। क्या कहलाता है? ओष्ठीय कहलाता है। और ओष्ठीय का मतलब किससे दे रखा था? ओठों से दे रखा था। अब निचले ओठ काट दिए जाए तो कठिनाई किस में होगी? मान लिया कि यहाँ पर ये बे लिखा है, इस बे का उच्चारण स्थान ओष्ठीय होता है। इस बे का उच्चारण स्थान ओष्ठीय होता है और इसी बे को बोलते समय यदि ओठों के निचले पॉइंट को या निचले भाग को काट दिया जाए तो कठिनाई होगी। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें दिया बे वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। अब बे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो बे दो प्रकार के होते हैं, जिसमें बे एक ही है। यदि इस बे की बात करें तो इस बे का जो उच्चारण स्थान होता है तो वह दंतोष्ठीय होता है। अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दंतोष्ठीय अर्थात दंत प्लस के ओष्ठ से। और इस बे का उच्चारण स्थान जो होता है तो आप यहाँ पर देखेंगे ओष्ठीय। अर्थात जो बिना पेट चिरा बे था उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठीय होता है, और जो पेट चिरा बे होता है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठीय होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि बे व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब बे कौन सा था? तो आपने पढ़ा ये। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर दंतोष्ठीय होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें कि वत्सर्य व्यंजन कौन सा है? तो वत्सर्य व्यंजन होगा यहाँ पर छोटा से। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कि स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है। अर्थात ऐसा शब्द जिसमें रे का प्रयोग न दे रखा हो। तो यदि रे का प्रयोग ना दे रखा हो तो समझे कि ट्रक में भी दे रखा है, ऐसे ही तिराटक में भी दे रखा है और शत्रु में भी दे रखा है। लेकिन आपके सामने बी ऑप्शन है पुनर्निर्माण। अर्थात पुनर्निर्माण के अंतर्गत रे का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उस रे पर हलंत लगा है। ऐसे ही बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 28 के निम्न में अल्पप्राण वर्ण कौन सा होगा? अब बात करें छोटा है कोमा बड़ा की, तो ये अल्पप्राण होते हुए महाप्राण भी हो सकते हैं,
लेकिन इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो बी ऑप्शन में होगा, कै कोमा गे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के, निम्न में कौन सा तथ्य गलत है। अब गलत से तात्पर्य बताया कि ध्य सघोष महाप्राण दंत्य है, बात सही है। अर्थात जो ध्य व्यंजन वर्ण है वो सघोष भी होगा, महाप्राण भी होगा और उसका उच्चारण स्थान दंत्य भी होगा। लेकिन हमसे पूछा गया कि गलत कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में देखेंगे बे सघोष है, कोमा ओष्ठ्य है, कोमा महाप्राण है, यही पॉइंट जो होगा वो गलत होगा। क्योंकि यदि हम बात करें इस बे की, तो बे का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य तो सही है, बे का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य तो सही है, लेकिन यदि आप देखें आगे दूसरा पॉइंट देखेंगे, पहले में सघोष। अब ये सघोष है या अघोष है, तो मैंने आपको सघोष के अंतर्गत कोड बताए थे कि सघोष का कोड कितना होगा और अघोष का कोड कितना होगा। तो सघोष का जो कोड था वो 345 था और अघोष का कोड 12 था। तो 345 में यदि हम देखेंगे कि बे तीसरे स्थान पर तो आया, अर्थात ओष्ठ्य भी है, उच्चारण स्थान सही है, ऐसे ही सघोष भी सही है, लेकिन महाप्राण का जो मैंने कोड बताया था तो वो 24 बताया था। अर्थात ये तीसरे नंबर पर आएगा। और जो महाप्राण का कोड है वो कितना होता है, 24। अर्थात ये बे महाप्राण ना होकर अल्पप्राण कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण सही होगा, इसलिए कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी ऑप्शन सही। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। अब मैंने बताया था कि जितनी भी स्वर तंत्रियां होती हैं या स्वर वर्ण होते हैं सभी में कंपन होता है, और कंपन होने के कारण ही सघोष ध्वनियां कहलाती हैं। अर्थात सभी स्वरों को सघोष कहा जाता है, अर्थात अघोष नहीं कहा जाता। इसलिए जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, यदि कंपन होता है तो सघोष होगा, लेकिन जब कंपन की बात न करें तो इसलिए इसे अघोष कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर बी ऑप्शन जो आपके सामने लिखा है अघोष होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में कि प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। तो प्रसन्नता में यहाँ पर पॉइंट समझेंगे कि प्रसन्नता के अंतर्गत किस ध्वनि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे संप्रक्त, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन में पढ़ेंगे। सॉरी, ये दे रखा था क्वेश्चन नंबर 31 में कि प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, संयुक्त, संप्रक्त, युग्मक या कोई नहीं, इस प्रकार का पॉइंट था। तो यहाँ पर इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, कोई नहीं। अब प्रसन्नता में डी आंसर कोई नहीं क्यों बताया, तो यहाँ पर समझेंगे क्योंकि इसका जो सही आंसर होगा वो द्वित्व होगा। अब द्वित्व क्या होते हैं, तो इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आप पढ़ने वाले हैं, जो आगे क्वेश्चन दे रखा था और वह क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दर्शाया गया, तो क्वेश्चन नंबर 36 में बताया था कि द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। तो किस प्रकार से समझेंगे, अच्छे से समझें, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि द्वित्व क्या होता है और संप्रक्त क्या होता है। तो यहाँ ये 2 पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें नंबर 1 बात की गई, द्वित्व शब्द क्या होते हैं और संप्रक्त शब्द क्या होते हैं। अर्थात बात कही कि द्वित्व शब्द क्या होते हैं और संप्रक्त शब्द क्या होते हैं। तो आप समझेंगे कि संप्रक्त शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों के मध्य में
जिन शब्दों के मध्य में पहला वर्ण आधा होगा, दूसरा वर्ण पूरा होगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होंगे। आप समझें कि संपृक्त वर्ण उन्हें कहा जाता है जिनके मध्य में पहला वर्ण आधा होगा और दूसरा वर्ण पूरा होगा, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होंगे। जब किसी शब्द में एक दूसरे के विपरीत शब्द दे रखे हों तो उन्हें संपृक्त कहा जाता है, और जब एक दूसरे के समक्ष दे रखे हों, मान लिया कि शब्द जैसे यहाँ पर आया प्रसन्नता। अब यदि आप प्रसन्नता में देखें तो पहला वर्ण आधा है, दूसरा वर्ण पूरा है, लेकिन दोनों ही वर्ण समान है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्वित्व शब्द कहा जाता है। और जिन शब्दों में पहला वर्ण आधा होगा और दूसरा पूरा होगा, लेकिन एक दूसरे के समान नहीं होंगे अर्थात विपरीत होंगे, तो उन्हें संपृक्त ध्वनियाँ कहा जाता है। तो आप चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 31 पर कि प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, तो आप यहाँ पर आंसर लाएंगे कोई नहीं। ऐसे ही बात करेंगे अब, क्योंकि कोई नहीं के स्थान पर आंसर द्वित्व शब्द होगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में महाप्राण ध्वनि है, तो महाप्राण जो ध्वनि होगी तो महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो महाप्राण ध्वनि कै नहीं होगी, क्योंकि कै अल्प प्राण ध्वनि कहलाती है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 33 आपने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, जिसमें बताया कि संबल में कौन सी ध्वनि है। आपने अभी पहले ही पॉइंट पढ़ा कि संबल में कौन सी ध्वनि है, तो यहाँ पर संबल में जो कौन सी ध्वनि की बात करी, आंसर लाएंगे ऑप्शन संपृक्त ध्वनियाँ। मैंने बताया कि जिन शब्दों के मध्य में दोनों वर्ण एक समान दे रखे हों और पहला वर्ण आधा दूसरा वर्ण पूरा, यदि एक समान होंगे तो द्वित्व ध्वनियाँ कहलाती हैं, और यदि एक समान ना दे रखे हों तो वह संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वह संपृक्त ध्वनियाँ होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 35 में। 35 में पूछा गया द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, तो द्वित्व का प्रयोग ए ऑप्शन में भी हुआ है सच्चा में, क्योंकि दोनों वर्ण एक समान है। कुत्ता में भी हुआ है, दोनों वर्ण एक समान है। बग्गा में भी हुआ है, दोनों वर्ण एक समान है, पहला आधा दूसरा पूरा। लेकिन जो शब्द लिखा था बलगा, यह बलगा द्वित्व वर्ण ना होते हुए संपृक्त वर्ण कहलाएगा या संपृक्त शब्द कहलाएगा। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 बलगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 36 हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो आप पर ध्यान रखें कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। किसी भी संयुक्त व्यंजन की जब बात करें कि कौन किसके बाद आता है, तो चारों ही संयुक्त व्यंजन वर्ण अपने पहले वर्ण के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात 6 व्यंजन वर्ण कै प्लस स से मिलकर बना है, तो यहाँ पर 6 व्यंजन वर्ण कै वर्ण के बाद में आता है। यदि तिरय की बात करेगा तो तय वर्ण के बाद आता है, यदि श्रेय की बात करे तो श वर्ण के बाद आता है, यदि गै की बात करे तो वो जय के बाद में आता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप पढ़ रहे थे अभी 36। अब क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 37 में। अब 37 में क्या था कि निम्न में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, तो अघोष जो ध्वनि होंगे तो वह पे कोमा फे होगी, क्योंकि गे कोमा घे भी यहाँ पर सघोष कहलाती हैं। दोनों डे कोमा ढे भी सघोष होंगे, दे कोमा धे भी सघोष होंगे, लेकिन पे कोमा फे यहाँ पर अघोष ध्वनियाँ होंगी। तो
तो क्वेश्चन नंबर 36 आपने पढ़ा, जिसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि बात की गई थी अघोष ध्वनि है, अर्थात पे कोमा फे अघोष ध्वनियाँ होंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 में बात की गई कि सजातीय दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने बताया था कि दीर्घ स्वरों की संख्या तो 7 होती है, लेकिन सजातीय की या विजातीय की बात करें तो सजातीय स्वरों की संख्या 3 होती है, लेकिन विजातीय स्वरों की संख्या 4 होती है। अब सजातीय 3 कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, बड़ा, बड़ी, बड़ा, ये तीनों सजातीय के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ए प्लस ई वर्ण से मिलकर कौन सा स्वर बना है। तो ए प्लस छोटी ई से मिलकर छोटे ए का निर्माण हुआ है, जिसमें सही आंसर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो बड़ा ए मिलकर बना था तो छोटे ए के या बड़े आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आने से मिलकर बना है, लेकिन जो ए प्लस ई से बना है तो वह छोटा ए बना है। ऐसी ही बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 39। ओठों की आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर है, अर्थात जो वृत्ताकार स्वर होगा तो वो छोटा ऊ होगा। जो वृत्ताकार के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है तो वह छोटा ऊ होगा। ऐसे ही तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का ए ऑप्शन होगा। आप देखते रहे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 में कि जीव के आधार पर पश्च स्वर बताइए। अब पश्च स्वर क्या होगा, तो यहाँ पर देखें कि छोटी कोमा बड़ाए अग्र स्वर के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, और पश्च स्वर में आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जीव के आधार पर जो पश्च स्वर होगा तो उसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा। ऐसे ही पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में कि स्वर वर्ण कहलाते हैं, अर्थात तो ऑप्शन दिया कि अघोष कोमा अल्प प्राण, सघोष कोमा महाप्राण। तो मैंने पीछे बताया था आपको पिछली वीडियो में कि सभी स्वर जो होते हैं वह सघोष कहलाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 कि पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। अब पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, तो पार्श्विक व्यंजन लय होगा, अर्थात रे को लुंठित कहा जाता है, य को तालव्य, बे को दंतोष्ठीय कहा जाता है, लेकिन लय का उच्चारण स्थान पार्श्विक होगा। अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। अर्धस्वर व्यंजन वर्ण होगा, अर्थात अर्धस्वर व्यंजन जब भी बात की जाए तो अर्धस्वर व्यंजनों की संख्या 2 होती है, जिसमें यह कोमा ब होगा। अर्धस्वरों की संख्या 2 होगी, यह कोमा ब। राइट आंसर यह होगा जो आपके सामने सी ऑप्शन में लिखा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 कि अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन होंगे, अर्थात यहाँ पर कोड पूछा गया कि अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन का कोड क्या होगा। तो बात करें यहाँ पर कि 12 होगा या 345 या 135 या 24। तो अल्प प्राण स्पर्श व्यंजन का कोड मैंने पिछली वीडियो में 135 बताया था, अर्थात दोबारा आप देखोगे तो 12 कोड की यदि हम बात करें कि 12 क्या होगा, समझे, तो यहाँ पर पॉइंट समझेंगे कि 345 सघोष का होता है और सघोष का 12 होता है। इस प्रकार से आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अल्प प्राण का कोड 135 और महाप्राण का 24 होता है। तो आपने पढ़ा कि अघोष का कोड 345 होता है और सघोष का कोड 12 होता है। एक बार और समझें कि नंबर ए ऑप्शन में जो 12 दे रखा था तो वह सघोष का कोड होगा, 345 अघोष का कोड होगा, 135
अल्प प्राण का कोड होगा और 24 महाप्राण का कोड होगा। नेक्स्ट बताया कि आगत अर्थात क्वेश्चन नंबर 45 में पढ़ेंगे कि आगत व्यंजन होते हैं एक मात्रा हो, दो मात्रा हो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आगत व्यंजन होते हैं तो यहाँ पर आपके सामने चारों ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा जिसमें कोई नहीं की बात की गई। अर्थात कोई नहीं में क्या पॉइंट आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे जय कोमा फे और इन दोनों के नीचे नुक्ता बिंदु लगा होता है। दोनों के नीचे पहचान के लिए नुक्ता बिंदु लगा होता है क्योंकि ये विदेशी अर्थात फारसी भाषा के शब्द कहलाते हैं जो किसी अन्य भाषा से अर्थात विदेशी भाषा के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा था कि वर्णों से मिलकर बने हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं शब्द, अक्षर, उपवाक्य, पदबंध। तो वर्णों से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है और अक्षरों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से मिलकर पदबंध का निर्माण होता है, पदबंध से मिलकर उपवाक्य और उपवाक्य से मिलकर वाक्य और वाक्य से भाषा शब्द का निर्माण होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 47 स्वरों का वर्गीकरण। अर्थात आपने क्वेश्चन नंबर 46 देखा कि वर्णों से मिलकर अक्षर बनाए जाते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, अक्षर। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ेंगे जिसमें स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो आंसर सी ऑप्शन देखेंगे 6। अर्थात 2, 4, 6, 8 जो सही आंसर है वो 6 होगा। स्वरों का वर्गीकरण मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, 6 होता है जिसमें नंबर 1 मात्रा के आधार पर, जीव के आधार पर, मुख के आधार पर, ओठों के आधार पर, हवा का नाक व मुंह से निकलने के आधार पर और नंबर 6 जो आता है तो वो घोषत्व के आधार पर। अर्थात क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि भाषा शब्द किस भाषा के धातु से मिलकर बना है, हिंदी, फारसी, संस्कृत या पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर संस्कृत भाषा से मिलकर बना है, जो एक भाष धातु से मिलकर बना है और वह भाष धातु संस्कृत भाषा की होगी। जिस भाष धातु ने संस्कृत भाषा से मिलकर एक हिंदी भाषा के शब्द का निर्माण किया है, तो सही आंसर संस्कृत भाषा होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या होती है। मैंने पहले बता दी थी कि उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या है, जो ऑप्शन आपके सामने है 40, 45, 48, 42। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या होती है तो आप आंसर 45 अर्थात बी ऑप्शन में लाएंगे। और 45 में 10 स्वर और 35 व्यंजन वर्ण होते हैं जो उच्चारण के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने सही आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का बी ऑप्शन लगाया होगा 45। अब बात करेंगे ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 में कि लेखनी के आधार पर जो वर्णों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 39, 46, 48 या 52। यदि लेखनी की बात करें तो वर्णों की संख्या 52 होगी, जिसमें 13 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और 39 व्यंजन वर्णों का। तो हमने बात की थी मात्र वर्णमाला से संबंधित आज की इस वीडियो में टेस्ट के आधार पर जो वर्णमाला आपने पढ़ी थी उस वर्णमाला से संबंधित 50 क्वेश्चनों को हमने पढ़ा। इन 50 क्वेश्चनों से संबंधित नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे तो वो व्याकरण से संबंधित पहला चैप्टर संज्ञा का पढ़ेंगे। आपने वर्णमाला समाप्त करें और अब नेक्स्ट वीडियो में संज्ञा पढ़ेंगे।